उसके बाद जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। ठीक है, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही मिलान करना है, मतलब कि 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, मतलब कि कैसे वो क्या, इसमें एक ऑप्शन छूट गया तो मैं आपको वो करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वॉट नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, किलो वॉट दिया हुआ है ये, और 1 किलो हॉर्स पावर दिया हुआ है 1000 वॉट, और 1 HP बराबर दिया हुआ है 746 वॉट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऑर्डर कौन सा इसमें सही, मतलब किसमें क्या होगा। इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है जो कि मैं आपको अपने से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वॉट होगा वो होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें जो वॉट आएगा हमारा वो आएगा न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलो वॉट किसके बराबर होता है, तो किलो वॉट होता है 1000 वॉट के। किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के। ये चारों आपको जो सॉल्यूशन है वो याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो वॉट की वैल्यू होगी न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, किलो वाट की वैल्यू होगी 1000 वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट पावर की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है किलो हॉर्स पावर, इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और 1 HP की वैल्यू 746 वॉट होती है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, या तो ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। तो जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, और ऊर्जा एक कैसी राशि होती है, कंजर्व राशि होती है, यानी कि एक संरक्षित राशि होती है। ठीक है, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कैसी राशि होती है, कंजर्व यानी संरक्षित राशि होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बल समीकरण में F किसके बराबर होता है। इन द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू डैश। तो ये जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है उसमें होता है F इज इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, यहाँ पे F क्या होता है, यहाँ पे F फोर्स होता है। ठीक है, M क्या होता है, M होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और A होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो उसका त्वरण क्या है। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड डिस्टेंस अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। मतलब कि उसका हमें त्वरण बताना है। ठीक है, तो त्वरण कैसे हम निकालेंगे, देखिए वही द्वितीय नियम के अनुसार हम कह लेंगे कि S इज इक्वल टू होता है ut प्लस 1/80², ये रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे S क्या है, तो S है उसका विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कितना है 200, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 200। ठीक है, उसके बाद U कितना है, U 0 होगा क्योंकि स्टार्ट हुई है, तो U पे यहाँ पे हम 0 कर देंगे। T कितना है, T है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए हम लिख देंगे, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद 200 बराबर हो जाएगा 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे ए, और गुणे 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो ऐसे हमने कर लिया। उसके बाद ए बराबर हम, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 200 और ये यहाँ से कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 200/50, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क यूज्ड इन डेयरी इज कॉल्ड। तो क्या कैसे कहते हैं हम उसे, डिकेंटेंशन, आंशिक आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, या तो फिर क्रिस्टलीकरण।
तो उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके ये जो क्या होता है, ये एक बल होता है, ये भी एक क्या होता है, ये भी एक फोर्स होता है। इसके कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं कि जैसे कि कोई अगर यात्री जा रहा है और मोड़ पर मुड़ता है वो, तो अगर मोड़ दाईं ओर है, ठीक है, तो वो बाईं ओर झुक जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दाईं ओर मुड़ा तो वो किस ओर झुकता है, बाईं ओर। ये किस कारण होता है, तो ये अपकेंद्रीय बल के ही कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के ही कारण होता है, ठीक है। उसी तरह से दूध से क्रीम को अलग करने का सिद्धांत भी अपकेंद्रीय बल पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इन सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर पर ग्राम, मीटर पर ग्राम, नो यूनिट, या तो फिर नन ऑफ दीज। तो सीजीएस प्रणाली में विकृति यानी कि स्ट्रेन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो कुछ भी नहीं होती, मतलब कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, ठीक है। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकृति इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि या कमी, ठीक है, लंबाई में वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। क्या होता है, लंबाई में वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक लंबाई। ये विकृति, ये कौन सी विकृति होती है, ये होती है अनुदैर्ध्य विकृति। ये अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सूत्र आपको याद रखना है, कभी अगर आपसे अनुदैर्ध्य विकृति पूछेगा तो आपको यही सूत्र लगाना है। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज ऊन उष्मा का सुचालक है, ऊन उष्मा का कुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है या ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो ऊन जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि पुअर कंडक्टर ही होता है, ठीक है। इस वजह से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो ऊन होता है, वूलन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जाड़े में शरीर को गर्म करता है क्योंकि शरीर की गर्मी बाहर जाने से वो रोकता है, ठीक है। जिस कारण जो ऊनी कपड़ों में छिद्र होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें एयर यानी कि हवा भर जाती है। क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करना है हमें उसी तरह से जैसे मिलान था पहले वैसे ही बताना है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे और उनके प्रयोग में हमें बताना है कौन सा किसमें मैच खा रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किसमें क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं तो इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है सेलुलर फ़ोन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद है सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग विमान में नेविगेशन में इस्तेमाल, रडार प्रणाली के लिए किया जाता है, ठीक है। अवरक्त किरणों का यूज़ किसके लिए होता है, तो अवरक्त किरणों का यूज घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट के स्विच में होता है। जो रिमोट में स्विच होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो रिमोट होता है उसमें एक लाइट होती है, वो कौन सी किरण पैदा करती है जिससे टीवी कंट्रोल होता है, तो वो अवरक्त किरणें होती हैं। और बचा हमारा गामा किरणें, तो किसके लिए होती हैं, कैंसर रोगी जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स? तो किस टाइप के वाहनों के जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता है उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसमें किसका यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और गाड़ियों में जो परावर्तक लैंप होते हैं, ठीक है, गाड़ियों में क्या जो परावर्तक लैंप होते हैं उसमें भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो शीशा देखने के लिए जो यूज़ होता है वो हमें चेहरा देखने के लिए, तो वो अवतल दर्पण का ही यूज़ होता है, ठीक है। और किसके लिए, और हेडलाइट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो और सर्च लाइट के लिए भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आज मैं कुछ चीज़ें हिंदी में लिख दूंगा। और जो डेंटिस्ट होता है, ठीक है, वो जो मिरर का यूज़ करता है, डेंटिस्ट हो गया या तो फिर आई का स्पेशलिस्ट हो गया, ईयर का स्पेशलिस्ट हो गया, नोज़ का स्पेशलिस्ट हो गया, ये लोग जो होते हैं ये जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो वो अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर
इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका रीज़न क्या है? अ लेमन प्लेस्ड इन अ ग्लास फिल्ड विद वाटर अपीयर्स लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्लास। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? तो क्या रीज़न है जो ये परिवर्तन, ये घटना होती है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जो है उसकी वजह से गिलास में जो नींबू होता है वो दूसरे गिलास को देखने से बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? क्या होता है इसमें जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से, जो वे है उसके मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मतलब कि विचलित हो जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल मैं इसके दूं अगर प्रकाश के अपवर्तन का, जैसे कि मान लीजिए एक पानी की गिलास है, ठीक है, उसमें एक पेंसिल को रखा जाता है, तो पेंसिल डूबने के बाद वो कैसे प्रतीत होती है? टेढ़ी प्रतीत होती है। ये भी किस वजह से होता है? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, और अगर मान के चले एक सिक्का है, उसको एक पानी से भरे टब में रख दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये थोड़ा ऊपर ऊपर प्रतीत होता है। ये भी सेम किसकी वजह से होता है? ये भी होता है अपवर्तन के कारण ही। ठीक है, तो ये अपवर्तन की घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर कैसे होते हैं? When two conductors carry current in the same direction, then चालक एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, प्रतिध्वनि होगी चालकों में, या तो फिर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि रिपेल करेंगे, या तो फिर दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो जब दो अगर समान दिशा के चालक समान दिशा में धारा लेके जाएंगे तो उनमें क्या होगा? एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, समान दिशा में अगर लेके जाएंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल लगेगा, अगर वो समान दिशा में धारा लेके जाएंगे उन्हें तो। ठीक है, और अगर विपरीत दिशा में लेके जाएंगे हम, यहाँ पे तो समान दिशा थी, ठीक है, तो अट्रैक्ट हो रहे थे, अगर विपरीत यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो क्या होंगे? वो रिपल होंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तब वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव गिवन द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टीज, मतलब कि पार्टिकल्स। ठीक है, तो किसने दिया था? चार्ल्स ड्यूफे, माइक फैराडे, आर्किमिडीज, या तो फिर चार्ल्स कूलॉम। तो ये दिया था चार्ल्स कूलॉम, मतलब कि कूलॉम ने दिया था। ठीक है, दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम किसने दिया था? कूलॉम ने दिया था। ये नियम क्या है? तो ये नियम है F समानुपात Q1 Q2 में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। Q1 Q2 यहाँ पे क्या है? तो Q1 Q2 यहाँ पे चार्ज यानी कि आवेश है। ठीक है, और क्या होता है? और होता है F समानुपात 1/r²। R यहाँ पे क्या होता है? R होती है यहाँ पे दूरी, किसके बीच की दूरी? Q1 और Q2 के बीच की दूरी, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको पहले बताया था। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है, मतलब विद्युत परिपथ में किसकी गति से धारा बनती है, हमें ये बताना है। इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वॉट। तो किसकी वजह से धारा बनती है? उसमें धारा बनती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। विद्युत परिपथ में किसकी वजह से धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने पहले भी बताया है, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और विद्युत परिपथ में क्या बहती है? विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र दूध को में उत्पन्न नहीं होती? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस प्लांट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो कौन सी गैस बायोगैस प्लांट में उत्पन्न नहीं होती? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक
ठीक है, ये नहीं उत्पन्न होती। बाकी H2S भी होती है, CH4 मीथेन भी होती है और CO2 भी होती है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस और होती हैं बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो मीथेन होती है सबसे ज़्यादा 55 से लेकर के 75%। ठीक है, CO2 होती है लगभग 25 से लेकर के 50% तक। ठीक है, और इसमें होती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, वो तो हो गया पहले ही, और जल वाष्प। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, जल वाष्प। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि बायोगैस संयंत्र में गैस उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो फिर ग्रेगर मेंडल। तो पेनिसिलिन की खोज की थी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत बार आया हुआ है हर एक डिफेंस एग्जाम में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, हो सकता है कि आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ले। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। ठीक है, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो ये रेबीज़ के वैक्सीन की खोज किए थे। ठीक है, रेबीज़ के टीके की, यानी कि रेबीज़ वैक्सीन की। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने किसकी खोज की थी? तो इसने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसका? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, और बचा कौन? ग्रेगर मेंडल। तो ये जो है ये अनुवांशिकी के जनक हैं। किसके जनक हैं? अनुवांशिकी के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट आपको नोट जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा जीके सेक्शन शुरू होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस? तो 4 ऑप्शन है हमारे, कौन कौन से? फ्रेंच ओपन, कैनेडियन ओपन, विंबलडन या तो फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो फ्रेंच, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन जो है वो टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, लेकिन कैनेडियन ओपन नहीं है। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैं बता देता हूँ कि कब होते हैं और कौन सी कोर्ट में होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्ट टाइप भी आपसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट में होता है, फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट में होता है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, आपको कोर्ट बस याद रखना है, तो ये होता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, किस में होता है? हार्ड कोर्ट में। ठीक है, विंबलडन ओपन किस में होता है? तो ये ग्रास में होता है, यानी कि घास में। ठीक है, फ्रेंच ओपन किस में होता है? तो फ्रेंच ओपन होता है क्ले यानी मिट्टी के कोर्ट में। ठीक है, और एक होता है यूएस ओपन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूएस ओपन जो होता है वो भी हार्ड कोर्ट में ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड वॉशिंगटन डीसी? IMF, ECB, OECD या तो फिर ILO? तो IMF का जो मुख्यालय है, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ठीक है, मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हम IMF बोलते हैं। इसका मुख्यालय बता दिया गया वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं, जैसे कि ECB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ECB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। क्या होता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जर्मनी में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बचा क्या? OECD, ILO को पहले मैं आपको बता देता हूँ। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं लिखूंगा। और इसका मुख्यालय कहाँ होता है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अब एक बच रहा है OECD। तो OECD का मुख्यालय मैं बता देता हूँ, आपको नोट कर लेना। ठीक है, इसका मुख्यालय होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, OECD। और इसका जो मुख्यालय होता है, इसका मुख्यालय है पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको मैंने लिखा क्यों कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय अब यहाँ पे पूछ रहा है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्लियर हो गया? अब ये क्रिएट कब की गई थी? इसकी स्थापना, ये एक संगठन है, इसकी 1946 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसे 1965 में, ठीक है, कब? 1965 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था यूनिसेफ को। ठीक है, 1965
1965 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, 1989 में इसे गांधी प्राइज़ भी दिया गया था, मतलब कि गांधी पीस प्राइज़। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? ग्रैमी, पुलिट्जर, अर्जुना या तो फिर नवलेखन। तो साहित्य यानी लिटरेचर के लिए नवलेखन अवार्ड दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो ये वेस्टर्न म्यूजिक का एक अवार्ड है। ठीक है, किसका अवार्ड है ये? वेस्टर्न म्यूजिक का। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज काहे के लिए दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक अब बच रहा है अर्जुना अवार्ड, तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये स्पोर्ट्स का है, जैसे कि हाल ही में अभी अर्जुना अवार्ड दिया गया है बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को, जैसे कि मोहम्मद शमी को दिया गया है। ठीक है, और शिखर धवन को भी दिया जा चुका है पहले। ठीक है, शिखर धवन, उसी तरह विराट कोहली को भी दिया जा चुका है। तो वही अवार्ड है ये, वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच बुक? गोरा, गीतांजलि, गीता बीतन या तो फिर संचयिता, मतलब कि संचयिता। तो किसके लिए दिया गया? उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए उन्हें दिया गया था। ठीक है, इन्होंने गीतांजलि को 1912 में पब्लिश किया था। ठीक है, और 1913 में उससे कब क्या मिल गया था? नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया? 26 जनवरी, 24, 21 या तो फिर 25? तो वोटर्स डे मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है 25 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अभी मनाया गया है ना, रिपब्लिक डे। ठीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। और बच क्या रहा है? 21, तो ये मेघालय डे मनाया जाता है, इसको मेघालय डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विच बुक हैज़ बीन रिटन बाय फॉर्मर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, तो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि चेरियाल पेंटिंग की एक शैली जो हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य की अनूठी शैली है? चेरियाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज यूनिक टू विच स्टेट? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तो फिर कर्नाटका? तो ये तेलंगाना की है। ठीक है, जो चेरियाल पेंटिंग है ये किस राज्य की है? ये तेलंगाना की है। ठीक है, कुछ और आपको आर्ट के बारे में मैं बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि मधुबनी के बारे में बहुत फेमस है मधुबनी आर्ट। ये कहाँ का है, किस स्टेट का? तो ये बिहार राज्य का है। ठीक है, एक आपको याद रखना है वॉरली पेंटिंग के बारे में, ये महाराष्ट्र की आर्ट है। ठीक है, और आपको याद रखना है पट्टचित्र के बारे में, PATTACHITRA, ये कहाँ का आर्ट है? तो ये उड़ीसा का आर्ट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गोंड पेंटिंग गोंड जात से रिलेटेड है, ये कहाँ की है? तो ये MP यानी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और एक आथिया आर्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो ये किस राज्य का है? तो ये है गुजरात राज्य का। ठीक है, जितने भी मुझको आर्ट याद थे मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चावल का प्रमुख उत्पादक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? चावल का। ठीक है, चावल और जूट का भी उत्पादक है ये, राइस प्लस जूट दोनों का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, आंध्र प्रदेश की, तो ये मेज़ और फ्रूट के लिए फेमस है, मतलब कि फेमस क्या, मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक है, मेज़ और फ्रूट का। केरला की अगर बात करें तो केरला का तो सबसे पहले आपको याद रखना है ब्लैक पेपर के बारे में। ठीक है, ब्लैक पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये,
केरला के लिए, ठीक है। और नेचुरल रबर भी केरला की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इन उत्तराखंड? टिहरी, कोयना, श्रावर्थी या तो फिर चमेरा। तो परियोजना उत्तराखंड की बात कर रहा है तो उत्तराखंड में टिहरी डैम है। टिहरी डैम से टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको, टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जो टिहरी डैम है वो है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है ये ध्यान रखना है, किस पे? भागीरथी रिवर पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैं आपको कुछ डैम के, कोयना अगर पूछेगा आपसे तो कोयना किस नदी पर है, तो ये कोयना रिवर पर है, ठीक है। अगर आपसे चमेरा के लिए पूछेगा ये किस नदी पर है, तो ये रावी रिवर पे, रावी नदी पे है, ठीक है। और बचा क्या? बस हो गया, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू? ब्लैक, एल्यूवियल, रेड या तो फिर येलो। तो मैंने सॉइल के बारे में आपको पहले बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो दक्कन के पठार में जो अधिकांश भाग है वो ब्लैक सॉइल का है, यानी कि काली मिट्टी का है, ठीक है। किसका है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो इसको और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। रेगुर या ब्लैक सॉइल दोनों एक ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो ब्लैक सॉइल है ये मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो है ये कॉटन के प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मैप कॉल्ड? कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी या तो फिर कार्टोग्राफी। तो मानचित्र के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैपिंग का जो स्टडी होगी वो कार्टोग्राफी कहलाएगी। कैलीग्राफी क्या होती है? ये होती है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है। स्टडी ऑफ क्या होती है? हैंड राइटिंग, मतलब कि हैंड राइटिंग का अध्ययन, ठीक है। ज्योग्राफी क्या होता है? तो ज्योग्राफी होता है स्टडी ऑफ किसका? जो ये जियोग्राफी एक सब्जेक्ट भी होती है, तो स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है ज्योग्राफी। और जियोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है डायनामिक प्रोसेस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या? डायनामिक प्रोसेस ऑफ अर्थ, उसी का स्टडी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अर्थ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में उसकी सरकार अपने हाथ में ले सकता है? मतलब कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ दैट स्टेट। तो किस उस आर्टिकल में कहा गया है ये चीज़? ये कहा गया है आर्टिकल 356 में, ठीक है। ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। इमरजेंसी से रिलेटेड ये बताया गया है। इमरजेंसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, तो ये 352 से लेकर के 360 में है। और किस पार्ट में है? तो ये है 18वें पार्ट में, यानी कि 18वें भाग में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, बीडी जत्ती या तो फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो ये हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चौथे राष्ट्रपति पूछ रहा है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इन्हीं के नाम से मतलब इन्हीं के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? हाउ मैनी वॉर्स वर फॉट बाय द ब्रिटिश विद मैसूर? तो कितने युद्ध लड़े थे? तो ये 4 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों ने मैसूर के साथ, ठीक है। कौन कौन से 4 युद्ध थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला, ये चारों एंग्लो मैसूर वॉर ही था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर,
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, पहला वाला 1767 से 1769 तक चला। ठीक है, दूसरा वाला 1780 से लेकर के 84 तक चला। ठीक है, तीसरा एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 92 तक, और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था वो 1799 में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा यहाँ से मैथ्स का रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो जो सुरेश है वो उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ of a boy, Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? Brother, uncle, cousin या तो फिर father। तो देखिए जो बॉय में मतलब कि द बॉय इन द फोटोग्राफ इज क्या कह रहा है कि ओनली सन ऑफ द सुरेश मदर, मतलब कि वो क्या हो गया, वो सन ऑफ सुरेश कहलाएगा फिर। ठीक है, जब सुरेश की मदर का पुत्र है तो वो भी क्या कहलाएगा, सन ऑफ सुरेश कहलाएगा। तो उस हिसाब से जो सुरेश होगा वो उसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका पिता यानी कि फादर हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें सीरीज बतानी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। 120, 99, 80, 63, 48 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, 120 के बाद 99 आ रहा है, मतलब कि इसमें -21 हुआ है। ठीक है, 99 के बाद 80 आ रहा है, मतलब -19 हुआ है। 80 के बाद 63 आ रहा है, मतलब कि -17 हुआ। ठीक है, और उसके बाद 48 आ गया, मतलब -15 हुआ। तो मतलब कि 2 का माइनस करके फिर माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पे कितने का माइनस होगा, तो यहाँ पे -13 घटेगा। तो 48 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि संबंध इसमें किसका कैसे होगा। जैसे पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, तो पुरातत्ववेत्ता का संबंध किससे होगा, मतलब कि ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से, तो आर्कियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, तो आर्कियोलॉजी से होगा। ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए, पी, आर, एक्स, एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब कि एक रो में बैठे हैं वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एस और जेड केंद्र में है। ठीक है, मतलब कि मिडिल में कहाँ कौन कौन है, एस और जेड है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए और पी जो है वो छोर पे यानी कि किनारे हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर ए के बाईं ओर बैठा है, मतलब कि आर ए के बाईं ओर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तब तो ये बाईं ओर होगा ना। ठीक है, और जो पी के दाईं ओर, तो हमें बताना है कि पी के दाईं ओर कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन, अब बच कौन रहा है, एक्स बच रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए एक्स। ठीक है, पी एक्स एस जेड आर ए, पी एक्स एस जेड आर ए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि पी के दाईं ओर कौन है, मतलब कि पी के दाईं ओर कौन है, एक्स है। यहाँ से ही समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह शब्द चुने जो बाकियों से भिन्न है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चिकन, स्नेक, सॉन या तो फिर क्रोकोडाइल, कौन सा भिन्न है। तो देखिए चिकन के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शंस है ना, ये वाटर में रहते हैं, मतलब कि पानी में रहते हैं। सांप भी, हंस भी, मगरमच्छ भी, लेकिन जो चिकन है वो लैंड में रहता है, यानी कि पृथ्वी में रहता है, भूमि में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ से मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसका, मैथ्स का। तो मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, क्या, प्रथम n संख्याओं वर्गों का योगफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो हम n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 9 + 1 2 × 9 + 1 बटे 6। ठीक है, 9 और ये 10 हो गया, मतलब कि 90, और 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 9 × 10 × 9 और बटे में 6 आ गया। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है, 3 त्रिकाई 9, मतलब कि 3 पचे 15 और 15 में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45, 5 5 5 4 8 और एक तो ये हो गया 285, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछेगा कि इससे इस बीच की संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है और याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरण का मान ज्ञात करना है हमें। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। 469 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का स्क्वायर बटे 2 गुड़े 469 गुड़े 144, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी। ये फॉर्मूला के जैसा ये मिल रहा है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4ab अपॉन 2ab, और यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो मतलब इसकी वैल्यू होती है, इस फॉर्मूले की वैल्यू आ जाएगी 2, तो उस हिसाब से इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कभी भी आपको फॉर्मूले से रिलेटेड भी कोई भी अगर इक्वेशन दिखेगा तो आपको वहीं पे सॉल्व करके उस फॉर्मूले की वैल्यू निकाल लेनी है, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 15 को कैसा लिख सकते हैं, 15 को 3 पचे 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 20 को 2 दूनी 4 और पंचे 20, ऐसा, ठीक है। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख दिया। उस हिसाब से एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो 2 मतलब ये 2 गुड़े 2, ठीक है। उसके बाद 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। उसके बाद आ रहा है ये 5, तो हम यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद 2 3, तो हमने लिख दिया 2 3, ठीक है। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 त्रिक 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 त्रिक 180 और 180 में 3 मतलब 540। 540 तो हमारा ये आ गया। उसमें कह रहा है कि वह छोटी संख्या जिसमें 540 कम कर दिया जाए तो वो 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो हमने +6 कर दिया, तो कितना आ गया 546, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वो 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमें बताना है। 33% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। अ कैंडिडेट गेट्स 210 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 21 मार्क्स। फाइंड द इंटीजर स्कोर ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि 33% की उसे आवश्यकता है और उसे 210 अंक प्राप्त होते हैं और वो 21 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब कि 210 प्राप्त हुए, 21 से अनुत्तीर्ण हो गया और पास होने के लिए 33% उसको चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे तो कितना आएगा, 231 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको इधर ला लेंगे, तो 33% बराबर कितना आ जाएगा, 231, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100% को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 231, इसको इधर ले आएंगे अपॉन 33 इंटू भी, यहाँ पे भी हमने 100 कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये तो 33 7 231 होता है, तो ये आ गया, और 100 में 7 का गुणा 700, तो 100% इज इक्वल टू कितना आ गया, 700 आ गया। यही इसका क्या होगा, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी अभी ऐसे परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछेगा तो बस आपको यही मेथड ट्राई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1875 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर 1385। फाइंड परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य, परचेज प्राइस। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू कितना है, x। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जित लाभ 1875 में बेचने पर 1385 में होने वाली हानि के बराबर है, और उसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो 1875 गुणे 1385 प्लस x, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणे नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वस्तु के हानि के बराबर है। ठीक है, तो 1875 माइनस 1385, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 2x लेंगे हम। ठीक है, क्या लेंगे, 2x। अब 1875 में 1385 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 490 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है ये। तो 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 490। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 490/2, यानी कि 245। अब इस 245 को हम क्या करेंगे, जो लाभ था उसमें माइनस कर देंगे। तो मतलब कि 1875 माइनस 245 यानी 1630। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 20 वस्तु का एक बॉक्स 20% छूट की बाद 6400 रुपये में खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत हमें बताना है। ठीक है, ए बॉक्स ऑफ 20 आइटम्स वॉज परचेस्ड फॉर 6400 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%। टेल द प्राइस ऑफ ईच आइटम, 300, 350, 400, 450। सॉल्व कर लेते हैं इसको। उसका हमें आइटम का प्राइस कितना है, तो उसको हम निकालेंगे। तो 600, और ये कितने डिस्काउंट पे, तो 20 डिस्काउंट पे, मतलब कि 640 यानी कि 320। ये तो हमारा वस्तु का मूल आ गया, कितना, 320। अब उसका हम क्या निकालना है, इच आइटम, यानी कि अंकित मूल्य हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे अंकित मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। ठीक है, इंटू 20% छूट हो गई 80 में, मतलब कि 100 में, यानी कि 100 में छूट कितने परसेंट हो गई, 20%। तो बचा कितना, 80। अब यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 8 चौक 32 यानी कि 40। 40 में 10 का गुणा हो गया यानी कि 400, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात, इफ़ ए इज इनकम इज 50%, आय मतलब उसकी इनकम, ठीक है, 15% मोर देन बीज इनकम, एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सी इज इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, तो तीनों का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ए की आय कितनी है, बी की आय की 15% ज़्यादा। 15% ज़्यादा मतलब कि 15% ऑफ 100 मतलब कि 115/100, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी गुणे 115/100। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब हम इसका वो कर लेंगे कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, तो 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 100, और 5 में किसका गुणा करें कि 115 आ जाए, तो 123 का। ठीक है, तो कितना आ गया, अब ये बी हम इधर लाते हैं, तो a/b बराबर आ गया 23/20। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय की 20% कम है। 20% कम है मतलब कि 80/100 मैं कह सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, c इंटू कम है, जब अधिक थी तो हमने 100 में 15 जोड़ा तो 115 हुआ, यहाँ पे कम है तो हम घटाएंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो c इंटू 80/100। ठीक है, 80 से ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 20/25, ये भी तो हो सकता है। देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से, मतलब कि 4 से भी चला जाएगा ये, जैसे कि 24 मतलब 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 20 एक सेकेंड
इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये 25 से चला जाएगा और ये 20 से, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 आ गया, हाँ, और 20 में 4 का गुणा करेंगे तो 80 आ गया। तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 25 आएगा, ठीक है। तो B/C इज इक्वल टू 20/25। अब इसका रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया 23, 20 और 25। तो कहने का मतलब A/B/C 23 और 20 और 25, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। 800 men complete work in 30 days after working for 12 days. 80 men leave the job. In how many days can the remaining work be completed by the remaining people? ठीक है, तो कैसे इसको हम निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क इसमें कितना आ जाएगा 800 इंटू 30, क्योंकि 800 लोग थे 30 दिन में कर रहे थे, ठीक है। और कितना वर्क डन, इसमें किया गया काम कितना होगा, तो किया गया काम होगा 12 दिन ही काम हुआ था और आदमी कितने थे 800, तो 800 गुणे 12, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम हमें निकालना है, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, 30 में हम 12 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो बचा मतलब कि रिमेंड वर्क, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं ना, रिमेंड। तो कितना आ जाएगा 800 इंटू 18, 18 ही क्यों, क्योंकि 30 दिन का महीना था और उसमें 12 दिन उन्होंने किया तो इसको घटा दिया तो 18 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन में वो पूरा करेंगे हमें ये बताना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 800 इंटू 18 इज इक्वल टू 800 माइनस 80 और इंटू डी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 दिन काम के करने के बाद 80 आदमी काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। 12 दिन मतलब कि रिमेंड वाला यहाँ आ गया और 80 आदमी छोड़ दिए, ठीक है, तो उसको हमने इधर रख दिया। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू 800 इंटू 18 और 800 में 80 घटाएंगे तो 720, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे इसे हम, ये कट जाएगा 18 और 72 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 और ये 20, ठीक है। तो इसको हमने काट दिया, मतलब कि 20 डेज लगेंगे उन्हें, और यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% साधारण ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। राही डिपॉजिट अ सम ऑफ 600 इन बैंक ऑन विच ये होगा सी, ठीक है, टू रिसीव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। इफ राही कीप्स द मनी इन द बैंक फॉर 5 years, हाउ मच अमाउंट विल ही और सी गेट एन इंटरेस्ट, मतलब कि उसे ब्याज कितना मिलेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूलधन है प्रिंसिपल वो कितना है, ₹600 है, ठीक है। दर आर कितनी है, तो आर है 8% और टाइम कितना है, तो 5 years का, यानी कि 5 साल का। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, PRT अपॉन 100 जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, अपॉन 100। उसी फॉर्मूले में हम इसे रख देंगे 600 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 100, ये 6 48 और 48 5 होता है 240, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी स्पीड से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, 7500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हमने क्या सॉल्व किया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं कि 4% वार्षिक दर पर, ठीक है, इसको अगर मैं लिख के बताऊं आपको, जो उसका रेट आएगा वो कितना आएगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन 100, ये मैं कह सकता हूँ 4% की ब्याज दर पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ये आ गया और 4 चौक 16, 16 में 100 का भाग करेंगे तो 0.16 और 4 + 4 यानी 8, तो +8, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका हम CI निकाल लेंगे, तो CI निकालेंगे तो कितना आएगा, 7500 क्या था, उसकी धनराशि थी, तो 7500 गुणे
8.16, यहाँ पे ये दशमलव रहेगा, ठीक है, 8.16। 1 सेकंड, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। कितना आ गया 8.16, तो 8.16 और बटे में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। 75 में अगर मैं 816 का गुणा करूँ तो कितना आएगा, 8.16 का हमें गुणा करना है, तो कितना आएगा, इसका गुणा कर लेते हैं एक बार जल्दी से, 8.16 और 75, ठीक है। तो कितना आ गया, ये तो हो गया जी 30। इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 700 के आसपास आएगी। तो वैल्यू मतलब 700 3 ऑप्शन में तो है नहीं, मतलब किसका आंसर डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी के अनुपात का योग क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 8:3। आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 2:1। तो हमें उनकी रेशियो का सम बताना है, ठीक है, मतलब कि उनकी रेशियो का योग 8:3 के रेशियो में है, तो हमने मान लिया उसका क्या, x, ठीक है। तो माँ की एवं बेटी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8x और 3x, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन में रख लेंगे, तो 8x + 12 अपॉन 3x + 12। 12 क्यों, 12 वर्षों बाद का मतलब प्लस होता है, ठीक है। बराबर कितना आ गया, 2:1, मतलब कि 2/1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 8x + 12 = 3 × 2 = 6x + 24, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया ऐसा। अब ये 8x और ये 6x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 24 ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, तो x बराबर आ गया कितना 6, ठीक है। अब 8x और 3x पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ठीक है। तो 8x + 3x में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11x। अब 11x की वैल्यू 6, मतलब कि कितना 66 ईयर्स। दोनों का सम होगा, सम निकालना था तो हमने प्लस किया, अगर गुणनफल कहता तो 8x × 3x हो जाता, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का। अब इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम प्लस एप्लीकेशन सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।